इस तबाही के मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक विशालकाय स्पेसशिप को उस ब्लैक होल से बाहर निकलते हुए देखते हैं जो उनकी ओर ही आ रहा था। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस शिप ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके कई लोग मारे जाते हैं। जल्द ही उनकी शिप को हैक करके उन्हें एक मैसेज भेजा गया, जिसमें एक आदमी उन्हें कहता है कि हमारे कैप्टन तुम्हारे कैप्टन से बात करना चाहते हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन उसे हमारे शिप पर भेजो। कोई और रास्ता ना पाकर कैप्टन को उसके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, पर सरेंडर करने से पहले उन्होंने जॉर्ज कर्क नाम के लड़के को शिप की कमान सौंपी और कहा कि अब से तुम ही इसके कैप्टन हो, इसे हर हाल में सुरक्षित रखना। इसके बाद कैप्टन स्पेस शटल में बैठकर दुश्मन की शिप की ओर रवाना होते हैं, पर वहां पहुंचकर उन्होंने जो नजारा देखा उसे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक आदमी उससे पूछता है कि आज कौन सी तारीख है, पर जब कैप्टन ने उसे तारीख बताई तो वो समझ गए कि उस ब्लैक होल ने उन्हें समय में 25 साल पीछे भेज दिया है। ये जानते ही उन्होंने कैप्टन को तुरंत मार डाला और उसकी शिप पर हमला कर दिया। उनकी शिप जॉर्ज की शिप से हजारों गुना बड़ी थी, इसलिए जॉर्ज उनसे लड़ने के बजाय सभी की जान बचाने की सोचता है। उनका ध्यान भटकाकर जॉर्ज ने सबको एस्केप पॉड से बाहर भेज दिया, पर जब उसकी बारी आई तो शिप का ऑटो पायलट खराब हो गया, जिसका मतलब था कि अब उसे मैन्युअली ही शिप को ऑपरेट करना होगा। इसी बीच उसकी प्रेग्नेंट वाइफ शिप पर ही उसके बच्चे को जन्म देती है। वो पिता बन चुका है, ये जानकर जॉर्ज बहुत खुश होता है। उसने अपने बेटे का नाम जेम्स कर्क रखा, पर वो उसकी आवाज सुन पाता उससे पहले ही उसकी शिप दुश्मन की शिप से टकरा गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके कुछ साल बाद हम उसके बेटे जेम्स को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका था। जॉर्ज के जाने के बाद उसकी माँ ने दूसरे आदमी से शादी कर ली, पर जेम्स अपने नए पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो आए दिन उनका कुछ ना कुछ नुकसान करता रहता था, और आज उनकी पसंदीदा कार की बारी थी, जिसे वो गहरी खाई में गिराने वाला था। वो इतनी तेज ड्राइव कर रहा था कि ओवर स्पीडिंग की वजह से उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। उन्होंने उसे रुकने को कहा, पर जेम्स कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो अपने डैड की कार को खाई में गिरा देता है और इस कोशिश में खुद भी मरते मरते बचा। वहीं दूसरी ओर एक और प्लेनेट पर हम स्पॉक नाम के लड़के को देखते हैं, जिसका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट था। वो मुश्किल से मुश्किल टेस्ट्स को चुटकियों में पास कर लेता था, पर क्योंकि उसकी माँ एक इंसान थी, इसलिए उसकी अपनी स्पीशीज के लोग उसे नापसंद करते थे। जल्द ही वो बड़ा हो गया और उसने अपने प्लेनेट के सबसे मुश्किल टेस्ट को पास करके वल्कन साइंस एकेडमी में नौकरी के लिए अप्लाई किया, पर आधा इंसान होने की वजह से उसे यहाँ से भी निकाल दिया जाता है, और यही अपमान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने हार नहीं मानी और अपनी अलग पहचान बनाने का फैसला किया। इसके बाद हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो एक क्लब में बैठकर शराब पी रहा था। वहां एलिजाबेथ नाम की लड़की आती है, जिसके साथ वो फ्लर्ट करने लगा। इतने सालों में वो बिल्कुल भी नहीं बदला था और आए दिन क्लब में ऐसे ही लड़कियों को परेशान करता था। उसे ऐसा करते देख वहां एक बाउंसर आया और एलिजाबेथ से पूछा, क्या ये लड़का आपको परेशान कर रहा है? एलिजाबेथ, जो कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, उसे कहती है, नहीं, सब ठीक है। पर इसके बावजूद भी वो बाउंसर नहीं मानता और अपने लोगों को जेम्स को धक्के मारकर बाहर फेंकने को कहता है। जेम्स बोला, तुम क्या, तुम्हारे जैसे 4 और भी आ जाए तब भी मुझे नहीं निकाल सकते। बस इतनी सी बात पर वो बाउंसर उसे जोर का घूंसा जड़ देता है, जिसके बाद वहां लड़ाई छिड़ गई। जेम्स उन सबको बहुत मारता है, पर उसने इतनी पी रखी थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जल्दी ही वो सारे बाउंसर्स मिलकर अकेले जेम्स पर भारी पड़ने लगे और उन्होंने जेम्स को खूब पीटा। इससे पहले वो उसे जान से मार डालते, वहां क्रिस्टोफर नाम का एक आदमी आता है, जिसके कहने पर उन्होंने जेम्स को छोड़ दिया। वो सबको बाहर जाने को कहता है, क्योंकि उसे जेम्स से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी थी। बारटेंडर से उसे पता चला था कि जेम्स कैप्टन जॉर्ज कर्क का बेटा है। जॉर्ज और पाइक ट्रेनिंग के वक्त एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए उसे जेम्स के लिए भी हमदर्दी थी। वो कहते हैं कि तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट्स तो लाजवाब हैं, तुम्हारे लेवल का जीनियस इस पूरे मिडवेस्ट में कोई नहीं है, तो आखिर बात क्या है? तुमने अभी तक स्टारफ्लीट इंटेलिजेंस में अप्लाई क्यों नहीं किया? पर जेम्स अपने डैड की तरह ऑर्डर्स फॉलो करते हुए मरना नहीं चाहता था। ये जानकर कि जेम्स को अपने पिता की बहादुरी का जरा भी अंदाजा नहीं है, पाइक को काफी बुरा लगता है। वो कहते हैं कि उस दिन तुम्हारे पिता सिर्फ 8 मिनट के लिए स्टारशिप के कैप्टन बने थे और उस 8 मिनट में उन्होंने 800 जानें बचाई, जिसमें तुम्हारी माँ और तुम भी शामिल थे। उम्मीद है तुम उनसे बेहतर करोगे। वो जेम्स को एक कार्ड थमाते हुए बताते हैं कि कल सुबह नए लोगों की भर्ती है, तुम वहां आ सकते हो। अगर सब सही रहा तो 4 साल बाद एक ऑफिसर की पोस्ट और 8 साल बाद तुम्हारा अपना शिप होगा।
उसकी बातों का जेम्स पर बहुत गहरा असर हुआ था, इसलिए वो बिना कोई सवाल किए अगले दिन चुपचाप स्टारफ्लीट हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है। वहां उसे ढेर सारे लोग दिखाई दिए जिन्हें अगले 4 साल तक ट्रेन किया जाना था। जेम्स को वहां वो लड़की भी मिलती है जिसकी वजह से कल रात उसकी पिटाई हुई थी। कुछ ही देर में वहां एक आदमी आया जो पेशे से एक डॉक्टर था। शुरू में तो जेम्स और उसकी बिल्कुल नहीं बनती, पर जल्द ही दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। इसके बाद कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होती है और हमें बताया जाता है कि जेम्स इतना स्मार्ट था कि उसने अपनी 4 साल की ट्रेनिंग को 3 साल में ही खत्म कर लिया। जहां बाकी लोग टेस्ट को क्लियर करने के लिए अपनी जी जान लगा दे रहे थे, वहीं जेम्स कुछ ना करके भी बड़े आराम से टेस्ट्स क्लियर कर दिया करता था। हालांकि वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। आए दिन वो किसी न किसी नए लड़की के साथ पकड़ा ही जाता था। आज भी उसका एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था। ऐसा माना जाता था कि ये स्टारफ्लीट एकेडमी का सबसे मुश्किल टेस्ट होता है जिसे बहुत कम लोग ही क्लियर कर पाते थे। इस टेस्ट में जेम्स को एक सिमुलेशन में बिठाया गया जिसमें उसे अपनी टीम को लीड करते हुए दुश्मन की शिप को डिस्ट्रॉय करना था। जैसे ही ये टेस्ट शुरू हुआ, सब घबरा गए क्योंकि उनकी शिप पर लगातार हमले हो रहे थे, जिससे शिप का काफी ज्यादा हिस्सा डैमेज हो गया। पर जेम्स के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आती। उसके लिए ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा था। वो हर टेस्ट की तरह इस टेस्ट को भी सीरियस नहीं ले रहा था। दुश्मन उन पर निशाना साधे हुए थे, पर वो कहता है, डरने की कोई बात नहीं। सुपरवाइजर को लगा कि वो इतनी गंभीर सिचुएशन को हल्के में ले रहा है। वो उसे टेस्ट में फेल करने ही वाले थे कि तभी अचानक उनके शिप की पावर चली गई और जैसे ही वापस आई, जेम्स ने दुश्मन पर हमला कर उनकी शिप को मार गिराया। उसने बिना नुकसान काम पूरा किया, दुश्मन की शिप तबाह कर दी और तो और उनका कोई साथी जख्मी भी नहीं हुआ। और ये सब उसने एक सेब खाते खाते कर दिया था। एग्जामिनर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो बोला, ये लड़का इतनी आसानी से टेस्ट कैसे पार कर गया? जिस पर स्पॉक, जिसने ये टेस्ट डिजाइन किया था, कहता है, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। उसे लगा कि उसने जरूर चीटिंग की है क्योंकि आज तक कोई भी उसके टेस्ट को पास नहीं कर पाया था। अगले दिन जेम्स को एकेडमी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के सामने पेश किया जाता है। उसकी रिपोर्ट में ये लिखा था कि उसने काउंसिल के नियमों को नहीं माना और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करके अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। जेम्स अपनी सफाई में कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले उससे बात करना चाहता था जिसने उस पर चीटिंग के इल्जाम लगाए थे। यहाँ पहली बार जेम्स और स्पॉक का आमना सामना होता है और जेम्स उसके मुंह पर कहता है कि तुम्हारा ये टेस्ट किसी काम का नहीं। तुमने इस टेस्ट को ऐसे डिजाइन किया था कि कोई भी इसे पास ना कर सके। इस टेस्ट को जीता ही नहीं जा सकता, इसलिए मुझे इसे पास करने के लिए अपने तरीके बदलने पड़े। काउंसिल जिसे नियमों का उल्लंघन मानती है, वो असल में जीतने का एकमात्र तरीका था। लेकिन स्पॉक अपने पक्ष में कहता है, उसने उस टेस्ट में कई लोगों की जान मुसीबत में डाली। टेस्ट का मकसद था डराना। अगर डरोगे तभी मौत से बच पाओगे। अपने साथ क्रू मेंबर्स को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। एक स्टारफ्लीट कैप्टन में ये खूबियां होना जरूरी है। वहां बैठे सभी लोगों को स्पॉक की कही बात सही लगी। सीनियर्स जेम्स के खिलाफ फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी उन्हें वल्कन प्लेनेट से एक इमरजेंसी अलर्ट आया। खतरा इतना बड़ा था कि हियरिंग को बीच में ही रोककर सारे कैंडिडेट्स को तुरंत हैंगर 1 में रिपोर्ट करने को कहा जाता है। एक एक कर उन सब के नाम पुकारे जाते हैं जिन्हें इस मिशन पर जाना था, पर जेम्स का नाम नहीं लिया जाता। पूछने पर उसे पता चला कि एकेडमी ने उसे सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब वो इस मिशन में शामिल नहीं हो सकता था। सब उसे अकेला छोड़कर जा ही रहे थे कि तभी उसके दोस्त लियो के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। वो जेम्स को अपने साथ मेडिकल लैब में ले जाता है जहां उसने उसे एक वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। वायरस अंदर जाते ही जेम्स बीमार पड़ने लगता है। उसे बाईं आंख से दिखना बंद हो गया। वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गार्ड उन्हें एंट्री पॉइंट पर रोक लेता है, पर लियो ने बताया कि ये उसका पेशेंट है, इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मेडिकल इमरजेंसी के तहत उसे तुरंत शिप में ले जाना जरूरी है। अभी इलाज नहीं हुआ तो ये मर सकता है। झूठ बोलकर उन्हें एंट्री तो मिल गई, पर जेम्स की तबीयत खराब होती जा रही थी। स्पेस में पहुंचते ही लियो ने सबसे पहले जेम्स को उस वायरस का एंटीडोट दिया जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। वहीं कैप्टन पाइक शिप को टाइम जंप के लिए तैयार करते हैं। बाकी के शिप्स वल्कन प्लेनेट के लिए रवाना हो जाते हैं, पर उनके शिप में कुछ दिक्कत आ गई जिस वजह से उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। इसी बीच एक आदमी ने सबको बताया कि वल्कन प्लेनेट के पास मौजूद अंतरिक्ष में उन्हें बिजली कड़कने के संकेत मिले हैं। ये सुनते ही जेम्स एकदम से होश में आ जाता है। उसने लियो को जल्दी से कैप्टन के पास चलने को कहा क्योंकि वो समझ गया था कि ये एक जाल है जो दुश्मन ने उनके लिए बिछाया है, क्योंकि ऐसे ही संकेत 25 साल पहले उसके डैड को भी मिले थे और फिर उनकी शिप को तबाह कर दिया गया। पर तभी उस पर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं।
वो जल्दी एलिजाबेथ के पास जाता है, पर कुछ बताने से पहले ही उसकी जबान को लकवा मार गया। किसी तरह गिरते पड़ते वो कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और कैप्टन को बताता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, अगर गए तो सब मारे जाएंगे। वो कोई आम शिप नहीं है, उसमें एक से बढ़कर एक एडवांस्ड वेपन्स है। स्पॉक, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जेम्स को बाहर फेंकने को कहता है, पर जब एलिजाबेथ ने उन्हें बताया कि उनसे पहले गए शिप्स से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। पाइक ने तुरंत रेड अलर्ट जारी कर दिया, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जैसे ही उस प्लेनेट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनसे पहले आई सारी शिप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थीं। उनके मलबे से बचते हुए वो आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उन पर हमला हो गया। जेम्स का शक एकदम सही था। हम यहाँ उसी शिप को देखते हैं जिसने 25 साल पहले उसके पिता की जान ली थी। वो एक बड़ी सी मशीन की मदद से वल्कन प्लेनेट के कोर में छेद कर रहे थे ताकि उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सके। उस शिप का कैप्टन उनकी स्टारशिप को उड़ाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र शिप पर लिखे नंबर पर पड़ी और उसने तुरंत हमला रोकने को कहा। कैप्टन पाइक कहते हैं कि तुमने बेवजह हमारी फेडरेशन के खिलाफ जंग शुरू कर दी है, पीछे हट जाओ, उसके बाद तुम जहां चाहो मैं वहां तुम्हारी फेडरेशन से बात करने को तैयार हूं। पर नीरो सिर्फ स्पॉक से बात करना चाहता था। स्पॉक बोला, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जिस पर नीरो का जवाब आया, नहीं, अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही जान जाओगे। उसकी डिमांड थी कि उनके कैप्टन को बिना किसी शर्त के उनकी शिप पर आना होगा और हमारी हर बात माननी होगी। जेम्स जानता था कि वहां जाकर उनका भी वही हश्र होगा जो उसके पिता का हुआ था, इसलिए वो उन्हें उसके पास जाने से मना करता है। पर अपने लोगों की जान बचाने के लिए पाइक ये कुर्बानी देने को तैयार थे। उन्होंने जाने से पहले जेम्स को फर्स्ट ऑफिसर बना दिया और स्पॉक को अपनी कैप्टन की पोस्ट दी, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में भी शिप की कमान मजबूत हाथों में रहे। उन्हें वल्कन प्लेनेट के लोगों को भी बचाना था, पर बिना उस मशीन को तबाह किए वो लोग अपनी टेलीपोर्टेशन बीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उन्होंने जेम्स को नीचे। मूवी आपको अच्छी लगी है तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें, पार्ट 2।